welcome to Mahabharati's platform, Mr. S.K. Sinha. थैंक यू सर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। तो पहले मैं अपने दर्शकों को जरा सा मिस्टर सिन्हा के बारे में थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि उन्होंने बी और एमई आईआईटी रुड़की से 1975 में किया था, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। उसके बाद में उन्होंने यूपी के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया और सन 2012 में 36 साल की नौकरी के बाद में वो रिटायर हुए हैं। और अपने इस अपने इस अपॉइंटमेंट से उन्होंने बहुत से प्रेस्टिजियस असाइनमेंट्स को बहुत ही खूबसूरती से ही संभाला है और पूरा किया है, जिसकी वजह से उनका नाम और शोहरत काफी हुई है। इसके अलावा मिस्टर सिन्हा हमारे फाउंडर एडिटर भी हैं ई मैक न्यूज और ब्रिज न्यूज के। और आप लोगों को, बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि मिस्टर सिन्हा ही ये महाभारती चैनल के फाउंडर भी हैं। और उन्होंने 10 से ज्यादा पेपर्स लिखे हैं, जिसका टॉपिक था टोटल ट्रांसपेरेंसी एंड डिजिटल गवर्नेंस, जिसको कि वो पूरा उसी रूप में अभी प्रेसिडेंट के रूप में चला रहे हैं। तो मिस्टर सिन्हा, आप अपना हॉट सीट पर आप बैठ जाएं और मैं एक अपना रैपिड फायर राउंड शुरू किया जाए फिर। श्योर सर, यू आर वेलकम सर, आई एम रेडी। तो रैपिड फायर राउंड से पहले जी मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ अपने दून ट्रफालगर के बारे में, और मैं निष्पक्ष रूप से अपना ये पक्ष रखूंगा। तो जब ये हमारे DTRWA की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने देखा कि उनकी तो अब कोई साख नहीं रही है, तो उन्होंने मिस्टर सिन्हा जी को पिछले सितंबर में उनको प्रेसिडेंट बनाया और साथ में एक नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल उन्होंने स्थापना की थी। तो ये मैंने आपको बैकग्राउंड इसलिए दिया है क्योंकि मैं चाहता था कि मैं निष्पक्ष रूप से हमारे सभी ओनर्स को मैं बता सकूं कि क्या यहाँ का बैकग्राउंड था। तो मिस्टर सिन्हा, जी आप पूरा, आपको एज प्रेसिडेंट ऑफ DTRWA, जो छोटा सा एक ग्रुप है, जी सर। उसके प्रेसिडेंट के रूप में आपने 1 साल पूरा करने वाले हैं। जी जी मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है कि आपने अपने करियर में जी इतने प्रेस्टिजियस और बड़े बड़े असाइनमेंट्स को इतनी सक्सेसफुली पूरा किया है, एंड जी यू केम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। तो आपको ये कैसे सूझी कि आप इस छोटे से ग्रुप को आप संचालन करें, इस ग्रुप का? क्योंकि आपके साथ में आपने जो विरासत में आपको मिली, तो बहुत बड़ा एक ट्रैश, जिसको कहते हैं कूड़ा करकट का बैगेज मिला है साथ में। तो आप हमें बताएंगे? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कर्नवाल फॉर योर ओपनिंग रिमार्क्स। तो सर, सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि अ, मैं 73 का ग्रेजुएट हूँ, बीटेक बी, और 75 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, दोनों रुड़की से। और 75 से ही मैंने नौकरी शुरू कर दी थी। माई फर्स्ट जॉब वॉज ऑफ ए टीचर, और मैं फाइनल ईयर इंजीनियरिंग की क्लासेस लेता था सर। और जी। टीचिंग में भी हम रिफॉर्म लाने की बात करते थे, और डिपार्टमेंट में भी यथासंभव रिफॉर्म लाने की चेष्टा की। और मैन पावर सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट बहुत की होता है। मैंने अपनी कोर टीम में हमेशा योग्य लोगों को रखा। मगर सरकारी व्यवस्था में आप सभी जानते हैं कि अगर 80% भी आपकी चल जाए
तब भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और 20% से ज्यादा का एनक्रोचमेंट ऊपर से होता नहीं है। जबरदस्ती लोगों का रोना है कि सरकारी व्यवस्था में बिल्कुल ऑफिसर्स पंगु होते हैं और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। हर तरह के नेता उतने खराब नहीं होते हैं, बहुत सारे नेता अच्छे भी होते हैं और सीनियर ऑफिसर्स भी अच्छे होते हैं। सरकारी व्यवस्था भी इतनी गड़बड़ नहीं है। डे वन से सरकारी व्यवस्था में हम लोग जनरल मैनेजर का काम करते हैं। सीनियर पर जब एंट्री होती है सर हम लोग की। जी सर। जी। आपकी आवाज अभी भी बहुत भर्राई हुई आ रही है, साफ नहीं आ रही है। शायद आपका वॉल्यूम थोड़ा सा कम करके देखें, अपने ऑडियो का वॉल्यूम कम करके देखें, शायद तब आप ठीक हो जाएगी। इसका सेटअप साहब, इस कुर्सी जो दिखाई दे रही है आपकी, पर कुर्सी दिखाई दे रही है, हम लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसको हम लोग आज थोड़ा चेंज कर लें तो बेहतर रहेगा हम सब। तो सर ये एक इच्छा होती है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से चीजों को आगे बढ़ाने की चेष्टा करता है। और सरकारी नौकरी में सेफ्टी फर्स्ट, क्योंकि आपको ऊपर तक जाना है तो अपना बचाव भी करना होता है। तो बहुत सारी इच्छाएं दबी रह जाती हैं। आप जो हम टोटल ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं वो संभव नहीं है इतनी आसानी से एक सरकारी व्यवस्था में। मुझे ये लगता था कि एक सोसाइटी में टोटल ट्रांसपेरेंसी से सभी को संतुष्ट किया जा सकता है। और डिजिटल ट्रांसपेरेंसी, इंस्टेंट ट्रांसपेरेंसी, 24/7 ट्रांसपेरेंसी, हर हेड ऑफ अकाउंट की ट्रांसपेरेंसी पॉसिबल है तो वो अगर विजिबल हो जाए। देखिए बच्चे भी गड़बड़ी या जो भी लोग गलत काम करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा। और जब पेरेंट्स के बारे में बच्चों को ये फीलिंग आ जाती है देख रहे हैं तो बच्चे अपने आप सुधरते हैं। तो ये जो सिस्टम रहा है सोसाइटी में सर, मेरा अनुभव ये है कि हर सोसाइटी में ये समस्या रहती है कि एक बिल्डर लॉबी होती है और एक उसको अपोज करने वाली लॉबी होती है। वो कहती है हम रिफॉर्म लाएंगे। और वास्तविकता ये होती है कि जो अपोजिट लॉबी भी होती है वो भी पावर हंग्री होती है। आपने देखा होगा अपनी सोसाइटी में भी बात जी। ऊंची ऊंची करते थे कि हम ये रिफॉर्म लाएंगे, हम टोटल ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, हम सबका साथ देंगे। मगर वो तो दिखाई नहीं देता था ना सर। तो मुझे ही लगता है कि एक छोटी इकाई से सबसे पहले आप अपने परिवार में रिफॉर्म लाइए या अपने आप में लाइए। फिर आप जिस समाज में रहते हैं उसमें लाने की चेष्टा करिए। फिर यह है कि जब हम मैन पावर सिलेक्शन, मैन पावर प्लेसमेंट एंड सिलेक्शन की बात करते हैं तो एक समाज में जो सबसे ज्यादा योग हो उसका अगर हम चयन नहीं कर पा रहे हैं तो व्यवस्था का प्रश्न है। इतने लर्नेड समाज में अगर आपको एक कमेटी बनाने के लिए भी योग नहीं मिल पा रहे हैं या नहीं चुनाव कर पा रहे हैं तो इट इज द फॉल्ट ऑफ द सिस्टम। अब प्रॉब्लम ये आती है कि आता जाता कुछ नहीं, हम किसी से कम नहीं। हर आदमी अपने को बहुत ज्यादा काबिल समझता है और काबिलियत का सर्टिफिकेट खुद ही देता है या उसके सपोर्टर्स दे देते हैं और दूसरे को निकम्मा साबित करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ये ही तो लगा दुनिया का कि दस्तूर जी सर, है। ये तो दुनिया का दस्तूर है सर। ये दुनिया का दस्तूर तो है सर। मगर हम लोग तो उसी दिशा में अपने उम्र के अमृत काल में
इस तरह की रिसर्च करना चाहते हैं। और हमारी सोच सर ये है कि संन्यास जो है आदमी को तब लेना चाहिए जब वो अपने मुनाफिक रिफॉर्म्स कर ना कर सके, तो संन्यास ले लो भैया आप। और अगर करने की आप क्षमता रखते हैं तो आपको संन्यास नहीं लेना चाहिए। और मैं भी अपने जीवन के अमृत काल में हूँ, और मुझे लगता है कि इट इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू शो केस ए सिस्टम, एक ऐसा एसओपी बना दिया जाए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसका लोग पालन करें। तो ये क्या है ना सर, मैंने जनरली देखा है कि जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है वो अपनी दादागिरी करती है। चाहे किसी भी एसोसिएशन को देख लीजिए आप, अपने सोसाइटी की बात मत करिए। हमारा हमेशा से ऐसा ध्येय ये रहा है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी की पावर जीरो होनी चाहिए। प्रेसिडेंट इज ओनली वन अमंग ऑल। जैसे हमारे यहाँ 132 रेजिडेंट्स हैं, तो प्रेसिडेंट को इतनी पावर सिर्फ एक ही के बराबर तो है, ही इज 1/132, नॉट मोर देन दैट। तो जनता जो कहे उस हिसाब से उसे काम करना चाहिए, और सब कुछ विजिबल होना चाहिए। और सब कुछ विजिबल होगा तो कॉस्ट बेनिफिट आप समाज को या सोसाइटी को तभी दे पाएंगे जब आपके पास अनुभव भी हो। मुझे ही लगा कि मैं 50 साल से इस चीज का अनुभव है, मंत्री आवासों को देख रहे हैं हम। 50 साल पहले सर गवर्नर हाउस का आश्चर्य मैं था, और जब मैं रिटायर हुआ तो पूरे उत्तर प्रदेश की जितने भी बिल्डिंग्स हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, सभी की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी अ, हमारे पास थी। तो चाहे लिफ्ट कोड हो, चाहे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स की जरूरत हो, चाहे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के की बिजली से रिलेटेड समस्याएं हो, सबको देखा और समझा है। और सबसे अच्छा अनुभव जो मुझे मिला वो यूपी स्टेट बिजली कॉरपोरेशन में मिला, क्योंकि वहाँ एक सिस्टम ये था कि आप ठेकेदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए कॉरपोरेशन तब बनाए गए थे सब, जब हम डिपार्टमेंट में एंटर हुए थे, और डिपार्टमेंट के ईमानदार लोग कॉरपोरेशन में जाते थे। तो वो क्या करते थे कि सीमेंट सीमेंट की कंपनी से लेंगे सीधे, स्टील स्टील की कंपनी से लेंगे, और अपनी मशीनों से काम करेंगे खुद ही। टूल्स एंड प्लांट उन्हीं के होंगे, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लेबर बिहारी वगैरह लेके उनसे काम किया जाता था, या स्किल लेबर का एक रेट होता था, उससे काम होता था। आपसे चाहता हूं, मैंने एक साल तक, मैंने ही नहीं, सारे हमारे जितने भी आरडब्ल्यूए के मेंबर्स हैं, हम सब ने आपका काम पूरा एक साल तक देखा है। और इस दौरान हमने पाया कि आपसे बढ़िया कोई भी प्रेसिडेंट डीटीआरडब्ल्यूए का नहीं मिल सकता हमें। जिस मेहनत से, ईमानदारी से, शिद्दत से और ट्रांसपेरेंसी के साथ में, सबको साथ में लेकर आपने अपना काम किया है, वो तारीफ काबिल है। और शायद ही कोई हमें फ्यूचर में ऐसा कोई इंसान मिल पाए, आप जैसे कोई प्रेसिडेंट। तो मैं आपसे ये मालूम करना चाहता हूं कि आपने चुपचाप सब कुछ करते रहे, इतना अच्छा काम किया, पर कभी आपने एडवर्टाइज नहीं किया। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपके इस एक साल के टेन्योर में जी क्या क्या अचीवमेंट्स थे और कंट्रीब्यूशंस थे एज प्रेसिडेंट ऑफ डीटीआरडब्ल्यूए। देखिए, मेरा फोकस हमेशा ये रहता है कि क्वालिटी से कंप्रोमाइज ना हो और कॉस्ट कटिंग हो। तो सबसे पहला काम, आप जानते हैं कि आज से 8 साल पहले 25,000 रुपये में पेंट कंट्रीब्यूशन लिया गया था हर फ्लैट से। तो हमने कहा ये 20,000 में हो सकता है, और 20,000 में करके दिखाया।
और ये संभव इसलिए हुआ कि ओवरहेड खर्चे हमने बचाए, किसी ठेकेदार को काम नहीं दिया, सीधे पेंट कंपनी से पेंट खरीदा और लगभग 35% डिस्काउंट पे खरीदा एमआरपी पे, जो आसानी से मिलता नहीं। और लेबर कॉन्ट्रैक्ट उस आदमी को दिया जो ऑलरेडी एशियन पेंट या बर्जर पेंट वगैरह के काम करते रहे हैं, उनको एज ए प्राइवेट प्राइवेट एजेंसी बना के उनको काम दिया। तो मैंने देखा कि जैसा 20,000 में हमने काम करवाया है, वैसा ही 27,000 या उससे ज़्यादा में काम हुआ है। बल्कि आप तो कह रहे थे कि आपके ब्लॉक के लिए 50,000 रुपये तक मांगे गए। अच्छा, खैर शुरुआत इसका में आप छोड़ 50 दीजिए। मांगे थे, दूसरा, पैकेज मुझे किए थे। मिली है जो सक्सेस मिली, वो इस बात पे मिली कि आप जानते हैं कि 2023 तक 1865 रुपये में मेंटेनेंस 3 बेडरूम की सोसाइटी कर रही थी सर। जी। एकदम वो मेंटेनेंस के रेट बढ़ा के 3,000 रुपये कर दिए गए। और DTRW, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, जब हमने अक्टूबर में टेक ओवर किया तो हमने कहा 2,500 कर देते हैं इसको। और 2,500 में काम करके दिखाया। और काम कुछ इस तरह से कराया कि हमारी जो RWA थी वो जीरो लाइबिलिटी RWA हो गई। हमने, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे लिफ्ट का बिल हो, चाहे स्टाफ का पेमेंट हो। बल्कि आपने देखा होगा कि लिफ्ट की कंपनी तो लिखा कि साहब हमें तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमें रिमाइंडर नहीं देना पड़ता है, हमारे पास पेमेंट मिल जाता है हमें समय से। तो मैं रेजिडेंट से भी पूछना चाहता हूँ कि जो, देखिए बढ़ा क्या, 1865 से 3,000, करीब 1,000 रुपये पर मंथ। और 80 मेंबर्स भी हैं तो 80,000 रुपये साल में। 9 लाख रुपए आप ज्यादा लेते रहे, 3 साल से ले रहे। 25 लाख से ज्यादा कहाँ गए वो समझ में नहीं आता। दूसरा, आप ही समझिए कि हमने भी तो टेक ओवर किया था विथ जीरो बैलेंस। आज की तारीख में हमारे पास 2 लाख रुपए बैलेंस है। क्यों है? हमारी हमारे जो कंपटीटर हैं वो तो 3,000 लेने के बाद भी, मेरे संज्ञान में यह है कि बिजली का बिल लगभग 2 लाख का बकाया है, लिफ्ट का 1.5 लाख का बकाया है, पता नहीं उनका पैसा कहाँ जा रहा है। जबकि मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि ये आपने जो बात की है बगावत की, वो 2019 से शुरू हो गई थी सोसाइटी। और 2019 से लोगों ने पैसा देना DTRW को बंद कर दिया था। और इसकी जो मैंने जी। कैलकुलेशन निकाली है कि 2023 तक, जब ये दूसरी जो ब्रेकअप है ग्रुप सोसाइटी में आया, उन्होंने काम करना चालू किया, तब तक 46 लाख रुपए बकाया थे रेजिडेंट्स के। अब 46 लाख रुपए रेजिडेंट के पास ही रह गए, मतलब ओनर्स के पास ही रह गए, या उस एजेंसी को कितने मिले कोई हिसाब किताब नहीं है, देखने को नहीं मिलता। मैंने 2013 से ये DTRW शुरू हुई है, आज तक के हर फ्लैट के जो मेंटेनेंस के कलेक्शन है उनका चार्ट बना रखा है। मैं चाहता हूं कि जो एजेंसी है, जो दूसरी, जो इसको हम ब्रेक अवे ग्रुप कहते हैं, सर, वो पारदर्शिता से अगर काम करे और किसके पास से कितना पैसा निकाला जा सकता है, बल्कि निकालने की भी जरूरत नहीं है, मेरा मानना यह है कम से कम पता तो चलना चाहिए कि सोसाइटी में कितने लोग कितने पैसे के डिफॉल्टर्स हैं। और चलिए इसको भी भूल जाइए, मुझे तो लगता है कि ये करीब 1 करोड़ रुपए का नुकसान ब्रेक अवे ग्रुप बनने की वजह से हुआ है। और मेरा मानना यह है कि सिस्टम में रहते हुए लड़ाई लड़ी जानी चाहिए थी, और ब्रेक अवे ग्रुप से मेरे हिसाब से तो बनना ही नहीं चाहिए था। और
मुझे आज भी यही लगता है कि अगर पाकिस्तान नहीं बना होता तो हिंदुस्तान दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत होती। और हमारा नुकसान भी इसीलिए है कि ये डिवीजन हो गया हिंदुस्तान का। और सोसाइटी भी जो डिवाइडेड होती है उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। खैर, इस पर भी चलिए, कोई बात नहीं। हमने तो सोचा छोटा परिवार सुखी परिवार, हम एक छोटी संस्था की तरह से अच्छा काम करके दिखाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर, आप देखिए कि अभी एसटीपी प्लांट को आपने देखा होगा। एसटीपी प्लांट में जो समस्या थी वो ये थी कि पंपिंग कैपेसिटी उसकी कम थी। उसकी वजह से वो सीवर लाइंस जो है लीक करने लगी। और सिर्फ एक पंप लगाने से, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो टेक्निकल लोगों को इन्वॉल्व करने से, और जिनका अनुभव है, अगर वो सोसाइटी लेगी। आप जानते हैं कि 1.5 लाख रुपए पहले खर्चा किए गए थे। और बाहर वाली कंपनी आती हैं, जिनको आइडिया नहीं होता है उनको बेवकूफ़ बना के चली जाती हैं। मेरा मानना यह है कि सोसाइटी में ऐसा मैं नहीं मानता कि कोई चोरी चकारी किसी भी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मंशा रही होगी। मगर उनको काम नहीं आता है, उनकी सिधाई की वजह से नुकसान होते रहे हैं सोसाइटी को सर। और आपने यही। मुझे टेलीफोन पे बताया था जी। आ, एक दो दिन पहले जी। कि जो दूसरा ग्रुप है वो काफी मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स दे रहा था। हाँ जी तो जी। उनके बारे में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देंगे, क्योंकि सभी लोगों को मिसलीडिंग वो दे रहे थे अपने अपने ग्रुप्स पर। तो उससे लोगों को अब कंफ्यूजन काफी हुआ अब है। एक्चुअली सर दिक्कत यह है कि जन सामान जो है डाटा को देखना नहीं चाहता, और डाटा को कंपेयर भी नहीं करना चाहता। सबसे बड़ी समस्या यही है कि कौन झूठ बोल रहा है, किसका डाटा फेक है, किसका सही है। उसका तो एकमात्र तरीका यही है जो हमने बताया है कि भाई गूगल शीट के थ्रू व्यूइंग राइट देते हुए आप अपना हिसाब किताब लिख दीजिए, दूसरी एजेंसी अपना हिसाब किताब लिख दे, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये आप ये समझिए कि पिछले 10 महीने से हमारी DTRW काम कर रही है। हमने तो 4 में से 3 बिजली के बिल लगातार पे किए हुए। हम हमारी जो मेंबर्स की स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा है, हम लिफ्ट का पेमेंट करते जा रहे हैं हर महीने। और पैसा भी हमारे पास बैलेंस है। हमारे मेंबर्स समय से हमें पैसा भी देते हैं, हमें कोई समस्या नहीं आ रही। जी, आपने क्या ये अपने जो डेटा शीट्स हैं वो दूसरे ग्रुप के मेंबर्स को भेजी है, या कोई ऐसा आपने कोई फॉर्मूला नहीं, इजाद मैंने किया है मैंने कि सर जो कि उनको प्रपोजल भी ये देख। दिया। मैंने सर जी। प्रपोजल ये दिया है कि बेहतर तो ये होगा कि भाई पिछले 10 महीने का मैं रिकॉर्ड DTRWA का, हेड ऑफ अकाउंट का, कलेक्शन का विजुअल कर दूं, लोगों को एक्सेस दे दूं, पूरी सोसाइटी इसको देखे। मगर अपेक्षा यह है कि दूसरे भी तो ऐसा ही करें। और चलिए, वो अगर नहीं भी करते हैं तो मैं सोचता हूँ कि चलिए पीछे की बातें भूल जाएं, 1 अक्टूबर से तो हम लोग करना चालू कर दें। अगर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने तो कह दिया कि साहब, जो पिछली DTRW की कमेटी थी, वो उसके काम बहुत ही गलत थे। मेरा कहना है कि उनके काम जितने गलत थे उससे ज्यादा काम ये जो नई ब्रेक अवे ग्रुप हैं उनके, अगर आप बैलेंस शीट देखें, उनके एक्सपेंसेस देखें, वो अपने दिखाने की स्थिति में ही नहीं है। और मैं कहता हूं चलिए हम देखना भी नहीं चाहते।
मगर ये है जी कि आप किसी पे क्वेश्चन नहीं उठाइए। हम तो एक व्यवस्था ये चाहते हैं कि भाई जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया तो बीत गया। हम रिकवर आप सब कुछ बिल्कुल कर सही कह लेंगे। रहे हैं। एक आप पारदर्शी बिल्कुल सही कह व्यवस्था रहे से, हैं कि आप और जो लोग है, साथ दें। हाँ, जी सर। नहीं, मैं जरा से इतना ही कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो मेरा अपना सोचना है कि हमें जो आपका भी जो नया जो DTRWA की एक एग्जीक्यूटिव कमेटी जो बनी है, जी उसके काम को देखें और उसके काम को पिछले जो भी DTRWA की थी कमेटी, जी उसको साथ में जोड़ के ना देखें। जी और सिर्फ अभी जो है एक नई शुरुआत हुई है और बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है। जी सिर्फ उसी को अपने कार उसमें ध्यान में रखें और उसी को कंसीडर करके लोग अपने अपने ओपिनियन दें। जी। तो हाँ मेरा सिर्फ यही कहना था। तो अब चूंकि टाइम भी थोड़ा सा कम है, मैं अभी एक जरा सा कंट्रोवर्सी के ऊपर मैं आना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले जी एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट यहाँ पे घटना हुई। जी जो हमारे A ब्लॉक के पीछे जितने भी ट्रीज थे, जी वो उसमें से कुछ ब्रांचेस तो इतनी डेंजरसली वो लंबी हो गई थी कि मेरे अपने ही अपार्टमेंट में मेरा जो डिश एंटीना लगा हुआ था तो उसको टच कर रही थी। उनको मैंने काट काट के अलग किया और लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि डिश एंटीना ही गिरा दिया जाए। तो उसमें हमने आपने जो है एक ब्रांच काटी गई है जिसको कि प्रूनिंग कहते हैं, उसके ऊपर में इतना हल्ला गुल्ला मचाया गया। और जिस तरीके से मैंने आज तक भी अपने हमेशा मैंने नारी शक्ति को प्रणाम किया है, परंतु उस दिन जो जिस तरीके से वो संभ्रांत महिलाओं ने गाली गलौज की है और उसके बाद में आपके घर पर भी धावा बोला है, जिस तरह से आप लोग को इतने वो सुनाए हैं, तो मेरा सिर शर्म से झुक गया। क्योंकि उन्होंने अपनी सारी सभ्यताएं, जो भी उनके संस्कार थे, उन्होंने तार तार कर दिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि अपने ही पेरेंट्स के साथ भी वो अपने लॉज के साथ में अपने फैमिली के एल्डर्स के साथ भी उसी तरीके से बातें करते हैं क्या? क्या सीनियर सिटीजन्स का कोई भी वो नहीं था? क्या नाम है, कोई भी वो नहीं होता है क्या? बहुत शर्म की बात है। अभी हम जो है सीनियर सिटीजन्स डे बनाया था 21 अगस्त को, और एक है 15 जून को सीनियर सिटीजन्स का जो था वो वो था कि अब्यूज सीनियर सिटीजन अब्यूज रिमाइंडर डे था 15 जून को। तो उसी के मद्देनजर जो है मेरा यही कहना है कि जो भी उनकी हरकत थी बहुत थी निंदनीय है। एक सही तरीका था कि एक डिफरेंस ऑफ परसेप्शन था कि वो कहते हैं पेड़ काटा, मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से वो प्रूनिंग की जा रही थी जो कि जरूरत थी, बहुत जरूरत है। और अगर ये लड़ाई थी तो वो अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वो कंप्लेन करते। लेट द फॉरेस्ट कंप्लेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स डिसाइड, बिकॉज दे आर द एक्सपर्ट्स। पर उसके बनाए अपना लॉ अपने हाथ में लेकर इस तरीके सीनियर सिटीजन्स की बेइज्जती किया करना बहुत ही निंदनीय है। और उस दिन मुझे पहली बार लगा कि जैसे कि झुग्गड़ है ना, झुग्गी झोपड़ी में औरतें लड़ती हैं, वैसा माहौल मुझे लगा। तो अब मेरे जो है मन में उनके लिए श्रद्धा बिल्कुल खत्म हो गई जिन्होंने भी ये इस अनफॉर्चुनेट एपिसोड में पार्ट लिया। तो अब जो है मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जी कि जो आपका जो टारगेट था कि जो भी हमारे जो टोआ मेंबर्स को कन्विंस करने के लिए, तो उसमें
उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए और कन्विंस करने के लिए कि वो DTRW में वापस आ जाए। अभी तक कितने मेंबर्स वापस आए हैं? हम ज्यादा नहीं आए सर, मुश्किल से 5 5 7 लोग आगे आए होंगे। मगर थोड़ा सा दुख इस बात का है कि पढ़े लिखे समाज में डाटा भी नहीं देखना चाहते हैं, तो मूल्यांकन भी नहीं करना चाहते हैं। और तो मुझे तो ये आपके लगता है हिसाब कि से सर, मुझे तो ये लगता है कि एक तरह से तो बेइज्जती ही हो रही है कि आपका काम और आपके प्रयासों का की सराहना नहीं हो पा रही है। और मुझे तो इस बात का भी बहुत अफसोस रहा कि जो ये इंसिडेंट हुआ, उसके बावजूद भी लोगों ने साइलेंट रहना ही पसंद किया। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी है, या हम में कमी है, या उनमें बहुत ज्यादा कमी है। और इस तरह से समाज अगर चुप बैठेगा तो रिफॉर्म्स कैसे आएंगे, गलत लोगों को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, उनको जी डिस्करेज कैसे किया जाएगा। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मगर मैं ये भी सोचता हूँ कि हम लोग सनातनी हैं। मैं भगवान राम का अ, अ, द्वारा बताई गई चीजें हैं, जैसे कि एक धोबी ने कह दिया था, तो सीता जी को उन्होंने वनवास भेज दिया। अब मुझे कभी कभी लगता है कि वो 10 15 का ग्रुप जो है, उनकी अगर बात को सही माना जाए तो मुझे अपने दायित्व छोड़ देने चाहिए। मगर वो 10 20 लोग मुश्किल से 132 के 5% ही तो हैं। 90% लोग तो साइलेंट हैं। इसकी वजह से मुझे लगता है कि वो शायद अगेंस्ट में है। और वो क्यों अगेंस्ट में है, इस पर हम चिंतन मंथन कर रहे हैं। जिस दिन मुझे ये समझ में आ जाएगा कि उनकी सोच सही है और हमें ही कोई कमी थी, मैं आई विल लीव द सीट। इसके बारे में है नहीं, आप मुझे थोड़ा तो मार्गदर्शन दें सर। मुझे और हमारे जो DTRW के मेंबर्स हैं, उनमें से किसी को भी नहीं लगता कि आपने जो है अपना काम बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही एफिशिएंटली कमाया। परंतु मेरा सिर्फ आपसे एक ही क्वेश्चन है ये, कि इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी लोगों के दिमाग में ये इम्प्रेशन है कि हमें उसकी कठपुतली समझा जाता है। इस इमेज को आप कैसे हटाएंगे? कि जब दून ट्रफालगर का जो रेजिडेंट वेलफेयर कमेटी बनी थी, जी। तो उस समय जो बिल्डर्स थे उन्होंने अपने ही लोगों को इलेक्शंस मैनिपुलेट करके इलेक्शन कमेटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बनाया था। ना कोई इलेक्शंस किए गए, ना कोई एनुअल मीटिंग्स हुई, ना ही कोई स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स दिए गए। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। और इसमें बहुत सारे आ, हमारे जो ओनर्स थे उनको धमकाया गया, डराया गया अलग अलग रूप से। तो एक समय ये आया कि सारे के सारे ओनर्स जब इनसे थक गए, उनके जो गुस्से की इंतहा हो गई, तो जब हमारे ओनर्स थक गए, तो उनमें से एक हमारी महिला ओनर है, उन्होंने बगावत की और उन्होंने बीड़ा उठाया कि इनका हम एक ऑल्टरनेट ग्रुप बनाएंगे, जिससे कि ऐसे दुशासन से छुटकारा पाया जाएगा। तो उन्होंने अपना एक फीमेल ग्रुप बनाया, परंतु उसमें भी बहुत से ड्रामे, ट्विस्ट एंड टर्न्स आए। जो भी उनके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बनाए गए, उन्होंने बैक स्टबिंग की,
और कभी रिजाइन किया, फिर बोलते हैं कि हम व्हाट्सएप पे रेजिग्नेशन थोड़ी ना होता है, फिर रिजाइन वापस किया। और धीरे धीरे जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो मेंबर्स थे, उन्होंने फाउंडर मेंबर को, जिस महिला ने ये शुरुआत की थी, उसी को एक तरह से मानसिक संतुलन का मतलब खराब होने का एक तरह से अफवाह शुरू की और उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। तो जो ग्रुप है वो नया ग्रुप है, उसका नाम है TOA सोसाइटी। तो इस तरीके से शुरू हुआ था। अब चूंकि सारे के सारे हमारे जो ओनर्स थे वो हमारे DTRWA से बिल्कुल गुस्सा थे, उसमें से ज्यादा चंक जो है इस ऑल्टरनेट ग्रुप टोआ को शामिल हो गया था।